स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो बच्चों आज एक बार फिर से हम लोग कक्षा 12वीं के लिए राजनीति विज्ञान का चैप्टर 9 के 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार इस क्लास को विजिट किए हैं तो बेटा आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सभी क्लास के लिए, चाहे 5वीं बोर्ड हो, 8वीं बोर्ड हो, 10वीं बोर्ड हो या 12वीं बोर्ड हो, चारों बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर लेके आ रहे हैं बेटा। ठीक है, साथ ही साथ 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए जिनकी एग्जाम होने वाली काफ़ी जल्दी फरवरी स्टार्टिंग में ही, उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बेटा अगर नए हो तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा आज की हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है या वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो विचार, पूंजी, वस्तु तथा सेवाओं के विश्वव्यापी प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु का, चाहे वो विचार हो, पूंजी हो, वस्तु हो, सेवा हो, उसका विश्व के स्तर तक पहुंचना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि वैश्वीकरण में किसका कोई महत्व नहीं है? वैश्वीकरण में भौगोलिक अथवा आर्थिक पृथक्करण का कोई महत्व नहीं है। किसमें? भौगोलिक और आर्थिक पृथक्करण का कोई महत्व नहीं है। वैश्वीकरण का मतलब होता है एकजुट होकर कार्य करना, एकजुट होकर पूरे विश्व का एकत्रित होकर, मतलब एक देश बनकर कार्य करना। ठीक है, उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। परंतु अगर आप अलग हैं या अपनी अगर अलग से पहचान बनाना चाहते हैं बिना किसी देश से संबंध रखे तो आप लोग कभी भी वैश्वीकरण समुदाय का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं? तो वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष 4 चुनौतियों प्रकार की चुनौतियाँ हैं। पहला है प्रतियोगी बनाना है। ठीक है। दूसरा है कि रखना, प्रतियोगी बना के रखना। दूसरा है सरकार एवं व्यापार निगमन। ठीक है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विकास करना तथा चौथा है विविधता को व्यक्त करना। ठीक है, विविधता को व्यक्त करना। ठीक है बेटा, ये हमारे 4 जो है वो वैश्वीकरण के प्रकार थे। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण में कौन सा देश दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है? तो वैश्वीकरण में क्रमशः जापान और फिनलैंड जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर। दूसरे नंबर पर जापान है और फिनलैंड जो है वो तीसरे स्थान पर। ठीक है बेटा। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैश्वीकरण के कोई 2 कारण लिखे। तो वैश्वीकरण के प्रेरित करने वाली 2 परिस्थितियाँ लिखी है। तो पहला है प्रौद्योगिकी में हुए विकास का तथा दूसरा है जनसाधारण की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। ठीक है, दोनों पॉइंट है बेटा इसके। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विश्व में कल्याणकारी राज्य की धारणा का स्थान किस धारणा ने ले लिया है? तो न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्यों ने ले लिया है। किसने लिया है? न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्यों ने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो वैश्वीकरण के मध्यम मार्गी समर्थकों को क्या विमत है? तो वैश्वीकरण ने चुनौतियां प्रस्तुत की है कि जिनका सावधानीपूर्वक पूरी समझदारी से समाधान करना चाहिए। ठीक है, किसका जो साधन हमारे पास होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाने के कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला है देश में व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देते हुए राज्यों के नवीन अवसर मौके प्रदान करना। ठीक है। दूसरा है वैश्विक निवेश को अपनी तरफ आकर्षित करना। ये इसके दोनों पॉइंट है। ठीक है, किसने? भारत की तरफ से जो वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया उसके। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध के 2 कारण लिखे। तो वैश्वीकरण में राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य निर्बल अर्थात कमजोर होता है और वैश्वीकरण में परस्पर संस्कृति को क्षति पहुंचती है जिससे लोग अपनी सैकड़ों वर्षों से अधिक प्राचीन जीवन मूल्यों पर तौर तरीकों को भुला देते हैं। ठीक है, मतलब हमेशा क्या है, व्यक्ति को कुछ नया मिलता है उसमें। किसमें? वैश्वीकरण में। तो व्यक्ति जो अपने पुराने तरीकों उनको भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कौन कौन से दो प्रमुख कार्य किए हैं? तो विभिन्न क्षेत्रों पर से आयात प्रतिबंध हटाए गए तथा व्यापार एवं विदेशी विनिमय को बढ़ावा दिया गया। किसके द्वारा? वैश्वीकरण के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें सुधारी गई थी वैश्वीकरण में। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बेटा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF अर्थात विश्व आर्थिक मंच का गठन कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन 1971 में किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसका? WEF का, वर्ल्ड, ठीक है, इकोनॉमिक फोरम का है ना। विश्व आर्थिक मंच का उद्देश्य लिखिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एकमात्र उद्देश्य विश्व के व्यवसाय, राजनीति, क्षेत्रीय तथा अन्य क्षेत्रों के प्रभावों को एक साथ लाकर औद्योगिक दिशा निर्धारित करना है। किसमें? विश्व आर्थिक मंच में, है ना। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बेटा कि WSF क्या है? अर्थ लिखिए। तो यह एक विश्वव्यापी मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम है जिसमें मानवाधिकार की जो है रक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा आपके 2 नंबर एक क्वेश्चन चैप्टर 9 के यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 9 का नाम है वैश्वीकरण। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोग ने क्लास पसंद आई होगी आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ,
आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको क्लास की लिंक बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड कीजिए, जिससे क्या है हर एक बच्चे तक ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए और हर एक बच्चा एग्जाम में अपना बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।